दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़मीनी मामलात पे नहीं, आज हम बात करेंगे उन मामलात पे जिससे दुनिया तरीन खबरें जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, आजकल जो देखने में आ रहा है और सुनने में आ रहा है और बहुत ही भयानक रूप में देखने को आ रहा है, ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच में। तो इज़राइल जो है और अमेरिका मिल करके ईरान पे वॉर छिड़ चुकी हैं। उन्होंने मिसाइल बरसाना चालू कर दिया है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या मामलात हैं कि ईरान से लोगों को इतना डर है कि खौफ है, क्या है? आज हम आ चुके हैं दिल्ली हमारे साथ जुड़ चुके हैं शम्स तबरेज़, जो कि टाइम्स मेल के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं। तो आज हम बात करेंगे उनसे कि ये जंग क्यों हो रही है। तो शम्स तबरेज़ जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी, बहुत ही बेहतर। हम ये कहना चाहेंगे कि इज़राइल अमेरिका ने ईरान के ऊपर ऐसा जंग क्यों छिड़ा हुआ है? क्या वजह क्या है इसकी? देखिए, ये पूरी लड़ाई ज़मीन की लड़ाई है और ये ज़मीन इसलिए हासिल वो करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ तेल है, गैस है, नेचुरल रिसोर्सेज है और पूरी दुनिया में जो लड़ाई चल रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं यही मामला होता है। दुनिया के हर हिस्से में, चाहे आप सीरिया के ले लें, चाहे आप लेबनान ले लें, चाहे आप गज़ा फ़लस्तीन ही क्यों ना ले लें, दुनिया के हर इलाके में अगर कोई जंग छिड़ी है, कोई अगर संघर्ष वहाँ हो रहा है तो उसके पीछे सेम यही वजह है। और ईरान में उस पर हमला करने के लिए मेन वजह ही यही है कि वहाँ पर तेल है, गैस है और इसी को लड़ाई है। पूरी लड़ाई ही इसी के इर्द गिर्द है कि कैसे भी करके हम ईरान को अपने सामने झुका दें, वहाँ के लीडरशिप को बिल्कुल डाउन कर दें और अपना एक पपेट बैठा दें, ताकि वो भी जैसे अरब देश अमेरिका के बिल्कुल कठपुतली बने हुए हैं, सेम उसी टाइप से जो है ईरान को भी वो लोग हथियाना चाहते हैं। उनका पूरा मकसद यही है कि कैसे भी करके हम ईरान पर अपनी हुकूमत बना लें, वाशिंगटन के ज़रिए वहाँ पर कब्ज़ा जमा लिया जाए और पूरी लड़ाई ही इसी चीज़ को लेकर के है। मकसद बस एक है, तेल, गैस, पूरी लड़ाई ही इसी चीज़ की है। जी, जी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अमेरिका तो कहने के लिए सुपर पावर है, तब भी उसके अंदर इतना डर क्यों है? देखिए, डर उसके लिए इससे है कि वो नहीं चाहता कि उसके मुकाबिल कोई ऐसा मुल्क खड़ा हो जाए जो कि आगे चलकर उससे ज़्यादा बड़ा नाम हो जाए। ईरान अपने आप में एक पावर है और आज से नहीं, बहुत पुरानी वहाँ की सभ्यता है। 7,000 साल पुराना वहाँ का कल्चर है, सभ्यता है वो। और अपने आप में ईरान एक वजूद है जिसको आप ये नहीं कह सकते कि ईरान दुनिया के नक्शे पर कोई मायने नहीं रखता जिस तरह से इजराइल। ईरान अपना एक पावरफुल कंट्री है। अमेरिका को दिक्कत ये है कि ईरान के पास जो कुछ भी है उसका अपना है। दुनिया भर के देश अमेरिका से हथियार खरीदते हैं, कोई रूस के खेमे से हथियार खरीदता है, कोई अमेरिका से हथियार खरीदता है। लेकिन ईरान एक ऐसा वाहिद मुस्लिम देश है, मिडल ईस्ट में एक ऐसा मुस्लिम देश है जो कि खुद से हथियार बनाता है, दूसरों को भी बेचता है, रशिया जैसे देश को दे भी रहा है। ईरान जो है वो चाइना को भी हथियार देता है और खुद के बनाए उसके हथियार हैं। अब इससे ये हो रहा है कि पूरी दुनिया में एक संदेश जा रहा है कि मुस्लिम देश जो हैं वो अमेरिका से इतर भी अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं। उनके पास इतनी कुव्वत है, उतनी उनके पास ताकत है कि वे अरब देशों के बग़ैर भी ज़िंदा रह सकते हैं, अमेरिका के बग़ैर भी ज़िंदा रह सकते हैं। और ईरान के पास अपने खुद के बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसके पास रॉकेट हैं जो कि बेशुमार हैं, उसके पास ऐसे ऐसे ड्रोन्स मौजूद हैं जो दूर देशों में भी जा कर के वो हमला कर सकते हैं। तो ये बस यही एक तमाशा बनाया जा रहा है कि अमेरिका को बहुत डर है, अमेरिका को बहुत ख़तरा है। अमेरिका को कोई डर ख़तरा नहीं है, वो अपने आप में एक सुपर पावर है, लेकिन वो एक हवा दिखा रहा है अपने देश के लोगों के लिए कि ईरान अमेरिका के लिए ख़तरा बन जाएगा, ईरान इजराइल के लिए ख़तरा बन जाएगा। आप ये तो देखिए कि ईरान ने कभी आज तक 7,000 साल के इतिहास में कभी भी किसी दूसरे के ऊपर हमला नहीं किया, कभी भी। मॉडर्न एज में आप आज देखिए, उसने भी किसी के ऊपर हमला नहीं किया, ना उसने इजराइल के ऊपर हमला किया, ना किसी अमेरिका के ऊपर हमला किया, इवन अपने किसी पड़ोसी देश पर भी हमला नहीं किया। हमला करने वाले दूसरे लोग हैं, खतरा उसको बताते हैं और उसी पर हमला भी कर देते हैं। तो बस एक ये स्ट्रेटजी है, इंटरनेशनल जो लॉ है उसको तोड़ा जा रहा है और पूरा नज़रिया बदलने की ये कोशिश हो रही है कि हम ऐसा करें कि ईरान बिल्कुल दब जाए, ईरान कमज़ोर हो जाए, ईरान में जो बैठी हुई हुकूमत है वो भी
अमेरिका इजराइल के जो है नक्शे कदम पर चलने लगे, उनके उनके बनाए गए पपेट के तौर पर वहाँ बैठ जाए। यही चीज़ें हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। हमला किया अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर। ईरान ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया। ईरान ने जब जवाब देना शुरू किया तो उससे पहले ही वो कह चुका था। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकियाँ आती थी, जिस तरीके से बिन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से धमकी आती थी, इजराइल अमेरिका दोनों ही धमकी दे रहे थे। उससे आज से नहीं, 2-3 महीने से धमकी दे रहे थे और कह रहे थे कि आओ हमारे साथ न्यूक्लियर डील करो, और न्यूक्लियर डील नहीं करोगे तो हम तुम पर हमला करेंगे। और ईरान के चारों तरफ अमेरिका ने अपने मिलिट्री भेज रखी है, उसको पूरा घेर रखा था बहुत पहले से ही। तब ईरान ये भी कह रहा था कि भाई देखो, अगर जंग करना है तो जंग कर लो, या अगर युद्ध नहीं करना तो फिर बातचीत करो, और अगर बातचीत करने का तुम्हारा मंशा है, डील करना तुम चाहते हो, तो आओ बैठो डील करो। लेकिन अगर धमकी दे रहे हो कि हम तुम पर हमला कर देंगे, तुम हमारी बात मानो और कनपटी पर बंदूक सटाकर अगर तुम हमसे कोई समझौता चाहते हो, तो ऐसा नहीं होगा। बात बराबरी की होनी चाहिए। और वो हमेशा इज्जत की बात करता रहा है कि आप बदतमीजी वाले लहजे में बात ना करो। डोनाल्ड ट्रंप चूंकि बड़ा एक सनकी-तानाशाह के तौर पर आजकल देखे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में बदनाम हो गए। उनकी लैंग्वेज, उनके बोलने का लहजा किसी गुंडे बदमाश और छटे हुए मवाली के जैसा लगता है। तो वो अपनी आदत से मजबूर हैं। वो पहले से ही उनका यही नज़रिया रहा है। ऐसा नहीं कि वो राष्ट्रपति बने उसके बाद से उनकी लैंग्वेज बदल गई। वो पहले से उनका यही लहजा रहा है। तो ईरान ने तो पहले समझा दिया था कि हम पर हमला होगा तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, और जितने भी अमेरिका के एसेट्स मौजूद हैं मिडल ईस्ट में, क्योंकि अमेरिका तो बहुत दूर है भाई, और वहाँ तक हमला करने के लिए ईरान के पास पावर तो है नहीं, तो जहाँ तक उसका बस चलेगा वो अमेरिका को टारगेट करेगा। और उसने पलटवार किया जब इन लोगों ने 28 फरवरी को उस पर अचानक से हमला किया, जबकि जेनेवा में बातचीत चल रही थी, और पीठ पीछे उन लोगों ने दोनों ने मिलकर हमला कर दिया। तो उसके बाद उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनी साहब शहीद हो गए। उसके साथ 40 मिलिट्री अफसर और कई जो है लीडर्स वगैरह भी मारे गए उसी अचानक हुए हमले में। 160 से ज़्यादा उनकी स्कूली बच्चियां शहीद हो गई। सोचिए कि दुनिया का सुपर पावर, आपने कहा कि सुपर पावर है, उसको कैसा डर। हम कह रहे हैं कि अमेरिका को ऐसा क्या डर है कि वो स्कूल की बच्चियों पर हमला कर दे रहा है। 2-2 स्कूलों को उसने उड़ा दिया। ईरान में मिनाब एक जगह है, वहाँ पर उसने उड़ा दिया, और 160 से ज़्यादा बच्ची जो है वो शहीद हो गई, वो हलाक हो गई। आज उनकी कब्रें जब देखी जा रही तो दुनिया के दिल दहल रहे हैं देख करके कि या खुदा ये क्या हो रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों पर भी अमेरिका हमला कर रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं। और अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेस इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, खासकर अरब देशों में, वो सब ईरान के मिसाइलों के दायरे में है, ड्रोन के दायरे में। और जब उसने पलटवार करना शुरू किया तो हर तरफ इस वक्त धुआं धुआं हो रहा है, हर तरफ बिल्कुल आग लगी हुई है। और अब अमेरिका खुद ही अपने नागरिकों को जल्दी जल्दी निकालने पर तुला हुआ है। मतलब आप सोचिए, आपने कहा सुपर पावर है, सुपर पावर किस काम का जब अपने नागरिकों को नहीं बचा पा रहा है, अपने सैनिकों को नहीं बचा पा रहा है। उसके 6 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। मामला तो यहाँ तक है, ईरान तो यहाँ तक दावा करता है कि हमने 600 से ज़्यादा अमेरिकी फौजियों को मार गिराया। अब ये हैरानी है कि अमेरिकी आवाम का टैक्स पेयर का पैसा वो इजराइल के खाते में जा रहा है। अमेरिकी फौजी वो अपनी जान गंवा रहे हैं, किसके लिए? इजराइल के लिए। तो यही है, ईरान ने जो भी पलटवार किया आज दुनिया उसका अंजाम देख रही है। और दुनिया को ये भी सोचना होगा कि भाई अगर कोई किसी को धमकी दे रहा है तो कम से कम बोलिए कि आप ये गलत कर रहे हैं। आज अमेरिका के सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। बहुत से देश अपने आप को 56 इंची कह रहे हैं, बहुत से नेता अपने आप को बहुत बड़ा विश्वगुरु कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका के सामने कोई विश्वगुरु नहीं है। अमेरिका के सामने आज के डेट में वही विश्वगुरु है, उसी का छाती 56 इंच का है, जो अमेरिका की आंख में आंख मिलाकर देख सके, जो अमेरिका को बोल सके, टोक सके, वही 56 इंची है। ईरान 56 इंच है। ईरान आज के दौर में अपने आप में पावरफुल कंट्री है, सुपर पावर है, जो अपने ऊपर होने वाले किसी भी हमले का मजबूती से मुकाबला कर सकता है, मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। तो ईरान अपना जवाब दे रहा है, जो कि असर भी नजर आ रहा है सबको। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी हम कहना चाहें कि जेफरी एप्स्टीन इन दिनों बहुत ही चर्चा में रहे हैं, और जेफरी एप्स्टीन के साथ ट्रंप का क्या रिश्ता रहा है, और इसमें इजराइल की क्या भूमिका है, इस पर थोड़ा रोशनी डालना चाहेंगे आप? देखिए, जेफरी एप्स्टीन की जो छवि है पूरी दुनिया में एक ऐसे दलाल कॉरपोरेटर के तौर पर है
कि दुनिया में अगर कोई मामला सुलझाना हो, इंटरनेशनल मामले दो देशों के बीच हो, उनके नेताओं के मामले में, चाहे कारोबारियों के मामले में, तो जेफरी एप्स्टीन एक पीडोफाइलर था। छोटे छोटे मासूम बच्चों का वो तस्कर था और उनका वो वेश्यावृत्ति कराता था उन बच्चों के लिए जबरन। उसने अपना एक सेफ हाउस बना रखा था, एक आइलैंड बना रखा था और उसी आइलैंड पर दुनिया भर के नेताओं को बुलाता था। कोई विवाद हो, आओ उसके यहाँ जाओ, दावत खाओ, और फिर जेफरी एप्स्टीन उन छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ उन नेताओं को जो है परोस देता था, उन नेताओं के सामने उनको परोस देता था। अब वो नेता चाहे उनका रेप करें, मर्डर करें, चाहे उनको खा जाएं। हैवानियत के बड़े बड़े किस्से जेफरी एप्स्टीन के बारे में बाकायदा दस्तावेजी सबूत के तौर पर पेश आए हैं, और जो उसके मेल्स आए हैं उससे तो साफ साफ जाहिर होता है कि जो भी उसकी हरकतें थीं वो सिर्फ एक कारोबारी के तौर पे नहीं थी। 2008 में बाकायदा अमेरिकन कोर्ट ने उसे जो है एक बलात्कारी के तौर पर पेश किया, उसको साबित किया। मतलब ऐसा नहीं कोई इल्ज़ाम लगा हो, नहीं, उसे दोषी करार दिया। वो सज़ा भोग करके बाहर आया जेल से, वो भी सिर्फ अपने पैसे के दम पर। कोर्ट ने बाकायदा उसको जेल भेज दिया। वो जेल खट करके आया और फिर अपनी उसने हरकतें शुरू की, और डोनाल्ड ट्रंप वगैरह हो गए। अपने पूछा कि उनसे क्या रिश्ता है, तो डोनाल्ड ट्रंप के बड़ी करीबी आदमी रहे हैं, ये इनके बिल्कुल जिगरी यार रहे हैं। इनके साथ उसकी फ़ोटोज़ भी है, उसकी गर्लफ्रेंड और इनकी मिसेज और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसकी बहुत सी तस्वीरें हैं, चैट्स हैं, एक दो नहीं हज़ारों की तादाद है। 20 हज़ार बार जेफरी एप्स्टीन की जो फाइलें अमेरिकी जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, FBI के हवाले से इतने रिपोर्ट्स का खुलासा हुआ, जिसमें आप सोच नहीं सकते कि जेफरी एप्स्टीन के सबसे करीबी नेताओं में, करीबी लोगों में आखिर अमेरिका का आज का मौजूदा आदमी जो सदर बना हुआ है उसके कैसे रिलेशन है। बहुत से ये चीज़ें हैं कि जेफरी एप्स्टीन की फ़ाइलों को ही दिखा करके अमेरिका को ब्लैकमेल किया बेंयामिन नेतन्याहू यानी इजराइल ने। उसके बारे में ये भी आता है कि जेफरी एप्स्टीन कोई ऐरा गैरा नहीं था, वो एक यहूदी था और ज़ायनिस्ट था, और बाकायदा इजराइल के ज़रिए अमेरिका में बैठाया गया एक पपेट था, जिसका काम था अमेरिका के लिए अपनी एक अमेरिका में बैठ करके इजराइल के फेवर में एक लॉबी तैयार करना, एक जनमत इकट्ठा करना, और दूसरा ये कि वो मोसाद का एजेंट था। और उसके पास जो दस्तावेज़ हैं, दस्तावेज़ का मतलब कि जो भी जेफरी एप्स्टीन है वो एक इजराइली है, और उसके पास सारे सबूत हैं दुनिया भर के नेताओं के खिलाफ, सिर्फ ट्रंप के खिलाफ ही नहीं। उसके पास रेप के, मर्डर के, बच्चियों के खून पीने तक के मामले हैं, और ये सब कुछ दस्तावेजी डॉक्यूमेंटेड फाइल में मौजूद हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अपना पीछा तो छुड़ा नहीं सकते, लेकिन उन तस्वीरों को जारी होने से वो रोकना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि जो भी एक पीडोफाइलर के साथ उनके संबंध हैं उस बारे में ज़्यादा खुलासा हो। वरना अमेरिका ऐसा भी है कि चाहे आप कितना उरूज पे क्यों ना बैठे रहें, वहाँ का जस्टिस डिपार्टमेंट बड़ा ही निष्पक्ष माना जाता है, और डोनाल्ड ट्रंप को जेल भेजते उसको देर नहीं लगेगी। डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी भी जाएगी, जेल भी जाएंगे, पूरी उम्र इनकी जेल में कटेगी। और उसी वजह से, उसी दबाव में आकर के इन्होंने, ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसी दबाव में जेफरी एप्स्टीन के फाइलों का हवाले से ही इन पर जो प्रेशर बनाया गया बेंयामिन नेतन्याहू के हवाले से, तब ये जाकर के जो है झुक गए, बिल्कुल इजराइल के लिए झुके पड़े हैं, और जबरन इन्होंने जो है ईरान पर हमला किया। वरना ईरान के साथ इनकी डील हो रही थी, कंफर्म थी कि डील हो जाएगी, दोनों तरफ से राजी खुशी था कि भाई हमारे ऊपर से भी सेंक्शन हटेंगे और अमेरिका के साथ जो है रिलेशन बेहतर बनेंगे, हमारी कंपनियों पर से बैन हटेगा, हम भी दुनिया में आज़ाद होकर कारोबार करेंगे और न्यूक्लियर डील हमारी अमेरिका के साथ हो जाएगी। वरना ईरान तो खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि हमारे पास 60% इनरिच्ड यूरेनियम है, हमारा मकसद तो बम बनाना है नहीं, हमारे यहाँ तो फतवा लगा हुआ है कि बम नहीं बना सकते। जब बम ही नहीं बनाने का फतवा लगा हुआ है तो फिर कैसे कोई बम बनाएगा। और उसी एक बम का हवाला दे करके ही, खौफ से ही जो है दुनिया भर को डराया जा रहा है कि ईरान जो है बहुत बड़ा खौफ है। अमेरिका के पास न्यूक्लियर बम नहीं है, रशिया के पास नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के पास नहीं है, नॉर्थ कोरिया के पास नहीं है, चाइना के पास नहीं है, खुद इजराइल के पास नहीं है, सब कुछ है। इजराइल तो कहीं एग्रीमेंट पर साइन भी नहीं किया है, फिर भी वो आंखों का तारा इसलिए बना हुआ है क्योंकि पूरी की पूरी कॉरपोरेट लॉबी को ब्लैकमेल करने का सारा ठेका उसी के पास है। जो भी देश उसके सामने मुजरा नहीं करेगा वो एप्स्टीन की फाइलों का हवाला दे देगा। एप्स्टीन तो बस एक बानगी है, दुनिया के हर देश में उसके पास
बहुत से जासूस हैं जो भरे पड़े हैं, वो किसी भी देश को अपनी कठपुतली के तौर पर नचा सकता है, किसी भी देश को। तो जेफरी एप्स्टीन की यही एक हकीकत है, वो एक इजरायली जासूस है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हम कहना चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो बंद हो चुका है और अभी ज़्यादातर सबको पता है कि व्यापार पूरा उधर से ही चलता है। जो भी हमारे यहाँ तेल वगैरह भी आते हैं उसके आयात निर्यात वहीं से होते हैं। तो एक बात और ये सवाल था कि इसमें व्यापार बंद होने की वजह से अमेरिका और इज़राइल क्या भारत की मदद करेंगे? देखिए, वो अपनी मदद कर लें वही बहुत है, वो भारत की क्या मदद करेंगे। भारत की मदद करने के लिए अगर कोई है तो सिर्फ भारत ही अपनी मदद कर सकता है, क्योंकि ईरान भारत का सबसे बड़ा करीबी मददगार देश था वो, और ईरान के साथ ही हमारे नरेंद्र मोदी जी ने या भारत की जो मौजूदा लीडरशिप है उसने बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है, जबकि उसके साथ बरसों से नाता रहा है। 3000 साल से हमारे और भारत और जो है ईरान के साथ उसके संबंध रहे हैं, अच्छे खासे मधुर संबंध रहे हैं। लेकिन अब चूँकि मौजूदा लीडरशिप इंडिया की वो इस वक्त यूएस की लॉबी में है, अमेरिका और इजराइल के पाले में खड़ी है। उसने जब बड़ा मददगार के तौर पर जाना था रशिया, उससे तेल लेना छोड़ दिया, तेल लेना बिल्कुल कम कर दिया, और इसका ऐलान भी भारत सरकार नहीं करती है बल्कि अमेरिका करता है। डोनाल्ड ट्रंप करता है, अपने सोशल मीडिया के जरिए वो बताता है कि हमने इंडिया और पाकिस्तान के वार को रोक दिया, हमने धमकी दे दिया, हमने वो सेंक्शन लगा दिए, हमने ये पाबंदियां लगा दी, और हम भारत के खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे, भारत को तेल लेना बंद करना। वो तो उसने 2015 में ही धमकी दी थी, और उससे पहले भी 2008 में भी उसने धमकी दे चुकी थी कि भाई तुम्हें ईरान से तेल लेना बंद करना होगा। तो उससे पहले की जो गवर्नमेंट थी उन लोगों ने तो अपना 56 इंची छाते दिखा दिया था, कहा कि भाई ऐसा है कि हम तुम्हारी बात क्यों माने, हम तेल कहाँ से लेंगे, दवाई कहाँ से लेंगे, खाना कहाँ से लेंगे, पानी कहाँ से लेंगे, ये तय करने वाले तुम कौन होते हो? देश हमारा, हुकूमत है, मैं अमेरिका तय करेगा कि हम क्या करेंगे? अमेरिका हमारा माई बाप है। तो वो तो नहीं झुके। अब मौजूदा सरकार जो है वो अब इनका स्टैंड कुछ क्लियर ही नहीं हो पाता। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गई है, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि कोई भी जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं गुजरने देंगे। दुनिया के 20% जो ट्रेड है वो इसी रूट से होता है, और वो ईरान के कंट्रोल में है, वो ईरान के दायरे में आता है। अब ईरान जैसे चाहे उसका यूज़ कर रहा है, उसने कह दिया कि सिवाय चाइना के और किसी भी देश का जहाज़ हम यहाँ से नहीं जाने देंगे, सिर्फ जाएगा तो सिर्फ चाइना का। वो कहने के लिए वो इंडिया का भी बोल सकता था, क्यों नहीं बोला? उसके पीछे वही है, इंडिया का स्टैंड ही क्लियर नहीं, वो अमेरिका और इजराइल के पाले में जाकर बैठा हुआ है। तो यानी आप ये कहना चाहते हैं कि फादर ऑफ लैंड कुछ नहीं करेगा? नहीं, फादर ऑफ लैंड है ही नहीं ना। वो तो एक बयान सोशल मीडिया पर ट्वीट किया जा रहा है कि देखो नरेंद्र मोदी जो है इजराइल को फादर ऑफ लैंड बोल रहे हैं। वो तो यहूदियों को के लिए वो बोल रहे थे, ना कि भारतीयों के लिए। लेकिन खैर, उनके बयानों को दुनिया ज़्यादा तूल तो देती नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई केयर नहीं करता। बहुत पहले मनमोहन सिंह वगैरह हुआ करते थे तो उस दौर में तो उनकी कही गई बातें, चूँकि दुनिया के एक बड़े अर्थशास्त्री में वो शुमार हुआ करते थे, तो कुछ ना कुछ वो बोलते थे, और जब वो बोलते थे तो दुनिया उसको खामोशी से सुनती भी थी, वो अमल भी करती थी। और आज फादर ऑफ लैंड जो जिनको आप इजराइल को बता रहे हैं, वो अपनी मदद के लिए अमेरिका को पुकार रहा है। वो क्या भारत की मदद करेगा? वो भारत की मदद नहीं करेगा, वो अपनी मदद कर ले, वो भी अमेरिका का भरोसे वही बहुत है। वैसे भी इजराइल ही अमेरिका है और अमेरिका ही इजराइल, इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल एक जो है गैर एलानिया स्टेट है अमेरिका का, और जिसको एक मिलिट्री बेस के तौर पर, मिलिट्री छावनी के तौर पर अमेरिकी यूज़ करते हैं। जितने भी ब्लैक मनी वाले लोग हैं, जितने भी काले धंधे वाले लोग हैं, उनका गढ़ बनाया गया है फ़लस्तीन पर कब्जा करके, उसी का नाम इजराइल है। वरना इजराइल कोई देश थोड़ी ना है, वो एक कठपुतली बनाई गई है अरब के देशों में, ताकि जितने मुस्लिम देश हैं मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं सबको कंट्रोल किया जा सके। और आज सारे के सारे जो मुस्लिम देश हैं वो इजराइल और अमेरिका के आगे लोटे पड़े हैं। ईरान नहीं झुक रहा है, इसलिए वो बहुत बड़ा ख़तरा माना जा रहा है। वरना ख़तरा वो किसके लिए? उसने तो किसी के ऊपर हमला नहीं किया, उसने तो सिर्फ हमले झेले हैं दुश्मनों के। तो शांति के लिए इस वक्त अमेरिका और इजराइल सबसे ज़्यादा ख़तरा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से भारत में जो तेल और गैस आने वाले थे वो सब बंद हैं। जितने दिन तक इस रिज़र्व में गैस
रखे हुए हैं, जितने दिन तक रिजर्व में जो है तेल रखे हुए हैं उतने दिन तक तो काम चल जाएगा, उसके बाद क्या होगा। तो बड़ी विडंबना है कि आगे चल के क्या होगा। रशिया से भी ताल्लुकात पहले से ख़राब है, वहाँ से भी रिलेशन तोड़ रखे हैं हमारे मोदी जी ने। और हो सकता है कोई तीसरा जुगाड़ बनाए, अब तो भारत सरकार के ऊपर है, भारत सरकार कोई ना कोई जुगाड़ निकाले लेगी, हमें उम्मीद है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा अपना कीमती समय हमें दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आपको कोई भी पूछना है, कुछ भी आपकी सवालात हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।